नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास इस श्रृंखला के तहत आज हम लोग शिवाजी के प्रशासन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे तथा साथ ही व्याख्या के माध्यम से इस टॉपिक से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर भी करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने शिवाजी से संबंधित सारे प्रश्नों को देखा था। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मैप है जो कि शिवाजी के शासनकाल में 17वीं शताब्दी में जो शिवाजी का प्रशासन था वो इन क्षेत्रों पर था। इसे हम लोग पिछले क्लास में भी समझा था। तो शिवाजी के प्रशासन के तहत आज के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। शिवाजी के केंद्रीय शासन के अंतर्गत सर्वोच्च पद था। सर्वोच्च पद केंद्रीय शासन में कौन सा था? ऑप्शन है आपके सामने। ए पेशवा, बी छत्रपति, सी सर ए नौबत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी छत्रपति। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः दक्षिणी राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी, जिसका शीर्ष छत्रपति होता था। और पता ही आपको दोस्तों, जैसे कि शिवाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज बोला जाता है। तो ये छत्रपति जो सर्वोच्च पद था वो छत्रपति का था, जिसपे शिवाजी आसीन थे। ठीक है, और दक्षिणी राज्यों में उस समय और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब से उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ना वो अधिकांश प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए 8 मंत्रियों का परिषद, ऑप्शन बी 8 सेनाओं का समूह, ऑप्शन सी 8 कवियों का समूह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 8 मंत्रियों का परिषद। शिवाजी का प्रशासन अष्टप्रधान अर्थात 8 मंत्रियों का एक परिषद द्वारा चलाया जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान कार्य करते थे। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। कोई भी पद वंशानुगत नहीं था। तो जो अष्टप्रधान था, समझिए आज का कैबिनेट से उसकी तुलना कर सकते हैं। हर कैबिनेट का एक मंत्री होता है, उसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं। तो उस समय में वो जो कैबिनेट था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। और ये इनका कार्य था शिवाजी को परामर्श देना, लेकिन शिवाजी बाध्य नहीं थे अष्टप्रधान जो परामर्श देते थे उसे मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, बल्कि वो स्वतंत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मुल्क ए कदीम कहलाता था। यानी मुल्क ए कदीम किसे कहा जाता था? वह अनिश्चित ऑप्शन है आपके सामने। ए वह अनिश्चित क्षेत्र जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। बी वह अनिश्चित क्षेत्र जो वैधानिक रूप से शिवाजी के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ऑप्शन सी वह निश्चित क्षेत्र जो शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वह अनिश्चित क्षेत्र जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो अब व्याख्या में हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं मुल्क ए कादिम के बारे में। शिवाजी का साम्राज्य 2 भागों में विभक्त था। प्रथम स्वराज्य और जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का काफ़ी हिस्सा सम्मिलित था। आपको मैप के माध्यम से हमने दिखाया भी था। एक सेकेंड दोस्तों, इस मैप से आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, और महाराष्ट्र का क्षेत्र जो सीधे शिवाजी के शासन के अंतर्गत था, जो स्वराज कहलाता था। ठीक है, और दूसरा जिसे मुल्क ए कादीम कहा जाता था, यह भूमि का वह अनिश्चित क्षेत्र था जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, परंतु वहां से चौथ वसूल किया जाता था, किंतु प्रशासन का दायित्व उन पर नहीं था। यानी उस क्षेत्र जो कि मुगल क्षेत्र के वैधानिक रूप से तो मुगलों का अधिकार था, लेकिन वहाँ से शिवाजी चौथ वसूल करते थे और उन पे प्रशासन का भी दायित्व शिवाजी का नहीं था बल्कि मुगलों का था। यानी वहाँ से ज़बरदस्ती वो चौथ वसूला करते थे। उस क्षेत्र को मुल्क ए कादीम कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो एक तरफ है मंत्री परिषद और दूसरा तरफ है प्रधान। यानी परिषद के प्रधान को क्या कहा जाता है,
प्रधान जो था वो पेशवा, तो वो उसे क्या कहा जाए, किस विभाग का प्रधान था? सरे नौबत। किस विभाग का प्रधान था? अमात्य, वाक्यान्वयी। ठीक। दूसरे तरफ है सूची में, प्रधान के सूची में प्रधानमंत्री, सैन्य विभाग का प्रमुख, आय व्यय का लेखा जोखा, राजा के दैनिक कार्यों का लेखा बंधन। तो आपको मिलान करना है। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है। पेशवा प्रधानमंत्री होता था, सरे नौबत जो होता था वो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? सरे नौबत। अमात्य का क्या काम था? आय व्यय का लेखा जोखा करना। तो आय व्यय के विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? अमात्य। वाक्यान्वयी, इसका कार्य क्या था? तो राजा के दैनिक कार्यों का लेखबद्ध करना। जो दैनिक कार्य होते थे राजा का यानी शिवाजी का, उनका लेखबद्ध कौन करता था? अमात्य। आय व्यय का लेखा जोखा करने वाले उच्च अधिकारी को क्या कहते थे? राजा के दैनिक कार्यों का लेखाबद्ध वाक्यान्वयी। आय व्यय का लेखा जोखा जो करता था उसके सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे? अमात्य। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने मंत्री परिषद का जो अष्टप्रधान था उसके 4 मंत्रियों को देख लिया था। बाकी बचे 4 की चर्चा हम इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। एक तरफ है सूची मंत्री परिषद का, उसके प्रधान को क्या कहा जाता था? दूसरे तरफ है सुमंत, चिटनीस, पंडित राव, न्यायाधीश। दूसरे तरफ है प्रधान न्याय विभाग का प्रमुख, पत्राचार विभाग का प्रमुख, धार्मिक मामलों का प्रमुख, विदेश मंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था, यानी 1 का 4। चिटनीस जो था पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था, यानी बी का 2। पंडित राव जो था वो धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था, और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। सुमंत विदेश मंत्री, चिटनीस पत्राचार विभाग का प्रमुख, पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख, न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख। तो जो अष्टप्रधान थे 2 प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने उसकी पूरी सूची देख ली है और कौन से विभाग का कौन प्रमुख होता था उसको भी समझ लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न 6, शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल पंडित राव के अलावा और किस प्रमुख को युद्ध के दौरान सैन्य सेवा देना अनिवार्य नहीं था? इसका मतलब जो अष्टप्रधान थे 8 मंत्री परिषद के 8 मंत्री, उनमें से 2 को छोड़कर एक पंडित राव और दूसरा ऑप्शन है बाकी सभी को सैन्य सेवा देना अनिवार्य था। तो पंडित राव के अलावा कौन ऐसे पद था मंत्री परिषद का मंत्री था जिन्हें सैनिक सेवा देना अनिवार्य नहीं था? ऑप्शन है आपके सामने पेशवा, अमात्य, न्यायाधीश, चिटनीस। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, न्यायाधीश। सेनापति के अतिरिक्त यानी सरे नौबत, ठीक, सेनापति के अतिरिक्त सभी मंत्री प्रायः ब्राह्मण होते थे और पंडित राव एवं न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य सभी को अवसर आने पर सैन्य सेवा देनी होती थी। सेनापति जो होता था हमेशा मराठे ही चुने जाते थे। ठीक है। और बाकी सारे अष्टप्रधान का जो सेनापति होता था सरे नौबत, वो हमेशा मराठों में से चुने जाते थे। बाकी जो सारे सदस्य मंत्री परिषद के 7 सदस्य मंत्री होते थे वह ब्राह्मण होते थे। और दूसरा है कि पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य सभी को अवसर आने पर सैन्य सेवा देना होती थी, यानी जब भी ज़रूरत होता था उनसे सैन्य सेवा लिया जाता था, पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर। ठीक है। नेक्स्ट, अष्टप्रधान के प्रत्येक मंत्री के अधीन कितने अधिकारियों का कार्यालय होता था? मान लीजिए एक मंत्री परिषद है, मंत्री का कार्यालय होता था, उसमें कितने अधिकारी होते थे? ऑप्शन है आपके सामने 3, 5, 8, 11। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 8। अष्टप्रधान के प्रत्येक मंत्री के अधीन 8 अधिकारियों का कार्यालय होता था जो उनके आधिकारिक कार्यों का निष्पादन में सहयोग देते थे। इनमें दीवान,
जिन्हें सचिव कहा जाता था, मजूमदार जो लेखा परीक्षक का कार्य करते थे, फर्नीस जो उप लेखा परीक्षक होता था, सबनीस जो कार्यालय प्रभारी होता था, कारखानीस जो रसद अधिकारी होता था, टानस जो पत्राचार लिपिक होता था, जमादार जो खजांची होता था, तथा पोटनिस रोकड़िया होता था। ठीक है, ये 8 अधिकारी किसी भी मंत्री जो अष्टप्रधान का एक जो मंत्री होता था उसके कार्यालय में ये 8 अधिकारी कार्य करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो ऑप्शन है आपके सामने 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 4। शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था। प्रत्येक प्रांत का प्रतिनिधि जो होता था वो सर सूबेदार मामलतदार के अधीन होता था। उसका जो प्रतिनिधि होता था वो सरे सूबेदार के अधीन होता था, जो राजा की इच्छा पर निर्भर रहता था। यानी प्रांतपति जो था वो राजा के इच्छा पर निर्भर होता था। राजा जिसको भी चाहे वो उसे बना सकता था प्रांतपति। ठीक है, राज्य में 18 विभाग थे जिनका निर्देशन अनेक मंत्री करते थे। अब राज्य जो हो गया, जो शिवाजी का राज्य था उसमें कितने विभाग होते थे? 8 विभाग, 18 विभाग होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रांत के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ प्रांत दिया है और दूसरे तरफ क्षेत्र दिया है। मीन्स अब उत्तरी प्रांत में कौन सा क्षेत्र आता है? तो वर्तमान जो उत्तरी प्रांत में किस क्षेत्र शामिल थे? दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में कौन से क्षेत्र शामिल थे? दक्षिणी पूर्वी प्रांत में कौन से क्षेत्र शामिल थे? और दक्षिणी प्रांत में कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो जो 4 प्रांत था वह कौन कौन सा था? उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, दक्षिणी पश्चिमी प्रांत और दक्षिणी पूर्वी प्रांत। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो इस सूची को मिलान करना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अब हम लोग देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से कि इन सारे जो प्रांत थे वो उसके किनके अधीन था और वह उस प्रांत में कौन कौन सा क्षेत्र आता था। तो सबसे पहला दक्षिणी पश्चिमी प्रांत। ठीक है, इसमें कौन से क्षेत्र आते थे? तो दक्षिण कोंकण प्रदेश या समुद्री तट का क्षेत्र, दक्षिणी कोंकण प्रदेश या समुद्री तट का प्रदेश। जो मैप में आपने देखा था पश्चिम में जो किनारा था जो कि वर्तमान कोंकण तट है, वह क्षेत्र आता था दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में। और इसके किसके अधीन था दक्षिणी पश्चिमी प्रांत? तो अन्नाजी दत्तो, यहाँ के शिवाजी के कार्यकाल में यहाँ का जो दक्षिणी पश्चिमी प्रांत था वहाँ के जो सर्वोच्च अधिकारी जो थे वो थे अन्नाजी दत्तो। अब दक्षिणी पूर्वी प्रांत के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? तो सतारा, सांगली, कोल्हापुर का क्षेत्र। ये महाराष्ट्र के क्षेत्र, वर्तमान महाराष्ट्र में ये सारे क्षेत्र आते हैं। दक्षिणी पूर्वी प्रांत में सतारा, सांगली, कोल्हापुर के क्षेत्र आते थे। और ये किनके अधीन था? तो दत्तोजी पंथ। दक्षिणी पूर्वी प्रांत दत्तोजी के पंथ के अधीन, दक्षिणी पश्चिमी प्रांत अन्नाजी दत्तो के अधीन। दक्षिणी प्रांत के अंतर्गत जिंजी और आसपास का क्षेत्र आता था और किसके अधीन था? रघुनाथ पंत हनुमंते के अधीन था। और चौथा जो उनका प्रांत था उत्तरी प्रांत, वह सूरत व सल्हेड़ दुर्ग से लेकर पूना तक का भाग, सूरत से लेकर पूना तक का भाग उत्तरी प्रांत के अंतर्गत आता था और किसके अधीन था? मोरो त्रयंबकम के अधीन था। ठीक है, तो ये 4 प्रांत है और उनका क्षेत्र है। और फिर शिवाजी के कार्यकाल में वहाँ के अधिकारी जो सर्वोच्च अधिकारी थे वो कौन कौन थे, उनका पूरा लिस्ट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ है प्रांत और दूसरे तरफ है उनके सर्वोच्च अधिकारी। तो उत्तरी प्रांत का मोरो त्रयंबकम, इसमें गलत का चयन करना है। दक्षिणी पश्चिमी प्रांत का अन्नाजी दत्तो, दक्षिणी पूर्वी प्रांत का दत्तोजी पंत। यहाँ पे क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ पे जो होगा ना ये दक्षिणी प्रांत होगा। दक्षिणी प्रांत यहाँ होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ है हमीराव मोहिते। तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन डी,
ठीक है। दक्षिणी प्रांत जो था हमीराव मोहिते के अंतर्गत नहीं था। दक्षिणी प्रांत जो था रघुनाथ पंत हनुमंते के अधीन था। यहाँ पे आपने पिछले प्रश्न के व्याख्या में भी देखा है, ठीक है। तो उत्तरी प्रांत मोरो त्र्यंबकम सही है। दक्षिणी प्रांत अन्नाजी दत्तो सही है। दक्षिणी पश्चिमी प्रांत अन्नाजी दत्तो, दक्षिणी पूर्वी प्रांत दत्तोजी पंत और दक्षिणी प्रांत जो था वह रघुनाथ पंत हनुमंते के अधीन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रांतीय शासन में गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है आपके सामने। जो गांव का समूह, कई गांव मिलकर जो समूह होता था उसको क्या बोला जाता था? ऑप्शन है मौज, मौजा, तरफ, परगना, महाल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मौजा। शिवाजी के प्रशासन में प्रांतों को महालों में विभक्त किया गया। महालों को तरफों को मौजों में बांटा गया और गांव जो थी वो सबसे छोटी इकाई थी। कई गांव मिलके क्या बनते थे? मौज। कई मौज मिलके बनते थे तरफ। कई तरफ मिलके बनते थे क्या? महाल, ठीक है। और महाल प्रशासन में प्रांतों और कई महाल मिलके क्या बनते थे? प्रांत। जैसे मान लीजिए कोई राज्य है तो जिला कई गांव मिलके बनता है एक ब्लॉक, कई ब्लॉक मिलके बनते हैं एक जिला। अनुमंडल, कई अनुमंडल मिलके बनते हैं एक जिला और कई जिला मिलके बनते हैं एक राज्य। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने किसके अधीन भूमि का व्यापक सर्वेक्षण कराया था? ऑप्शन है आपके सामने मोरो त्र्यंबकम, अन्नाजी दत्तो, दत्तोजी पंत, ऑप्शन डी मलिक अंबर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अन्नाजी दत्तो। शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो के अधीन व्यापक भूमि सर्वेक्षण कराया तथा भू राजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक रूप देने के लिए मापन प्रणाली को अपनाया जो अहमदनगर के मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित था। शिवाजी ने जो भूमि का सर्वेक्षण किया वह किस पे आधारित था? तो अहमदनगर के मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित था। और किसके अंतर्गत अधीन उन्होंने भूमि का सर्वेक्षण कराया भू राजस्व के लिए? तो अन्नाजी दत्तो। अब अन्नाजी दत्तो कहाँ के प्रमुख थे? पिछले क्वेश्चन में आपने देखा भी था। तो अन्नाजी दत्तो थे वो दक्षिणी पश्चिमी प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासन काल में भूमि के मापन की इकाई क्या थी? ऑप्शन है आपके सामने जरीब, तुलंग, कुंतल, तकावी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जरीब। माप का आधार जरीब थी जिसे काठी नाम से भी जाना जाता था। जरीब को काठी भी कहा जाता था। शिवाजी ने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को समाप्त कर उत्पादन के अनुमान पर किसानों से लगान निर्धारित किया। ठेका नहीं होता था, जबकि उत्पादन का एक अनुमान भूमि का सर्वेक्षण किया, फिर उसका अनुमान लगाया, अनुमान के आधार पर भू राजस्व तय किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासनकाल में भू राजस्व कर जो प्रारंभ में 1/3 था जिसे परिवर्तित करके कितना कर दिया गया? शुरू में शिवाजी ने भू राजस्व दर कितना रखा था? 1/3 यानी 33%, जिसे परिवर्तित करके क्या कर दिया? कितना कर दिया? 1/2, 2/5, 3/5, 1/4। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2/5 या 40%, ठीक। प्रारंभ में उपज के आधार पर 1/3 भाग भूमि कर निर्धारित किया गया। बाद में शिवाजी ने अनेक स्थानीय करों तथा चुंगियों को माफ कर भूमि कर 2/5 कर दिया। बंजर भूमि पर कर नहीं लिया जाता था। राजस्व नगद या वस्तु के रूप में चुकाया जाता था। बंजर भूमि है तो आपको दे दिया जाता था कि आप उसे उपजाऊ बनाइए और तब तक आपसे कोई कर नहीं लिया जाता था, ठीक है। तो 1/3 से बढ़ाकर कितना कर दिया शिवाजी ने कर को? भू राजस्व कर को 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने लगान वसूली के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? ऑप्शन है आपके सामने जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी रैयतवाड़ी, ठीक है। शिवाजी ने लगान वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। इसमें किसानों के साथ सीधी लगान वसूली की व्यवस्था की गई। आगे आपको जब ब्रिटिश काल का भू राजस्व पढ़ेंगे तो उस समय जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ये तीनों व्यवस्था पढ़ने को मिलेगा। उसी में एक थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि डायरेक्ट किसानों से, रैयत होता है भूमि का जो मालिक होता है, तो जो किसान थे उससे डायरेक्ट
लगान जो था वो वसूला जाता था। इसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा ऋण दिया जाता था? ऑप्शन है आपके सामने, तकावी ऋण, चौथ, सरदेशमुखी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तकावी। तकावी जो है कृषि ऋण से संबंधित है। ठीक है, कृषि के लिए, उपज के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता है, उसे तकावी कहते हैं। राज्य कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए तकावी ऋण देकर तथा बेकार भूमि पर खेती करने के लिए पहले कोई कर न लेकर प्रोत्साहित करते थे। तो कृषि ऋण, राज्य कृषि ऋण जो देती थी प्रोत्साहन के लिए, उसे क्या कहते हैं? तकावी ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में ग्राम स्तर पर पाटिल या पटेल का क्या कार्य था? ग्राम स्तर पर एक पद होता था जो पाटिल या पटेल कहा जाता था, तो उसका क्या कार्य था? ऑप्शन है आपके सामने, ए भू राजस्व की वसूली करना, बी भूमि की माप एवं उसका लेखा जोखा करना, सी राज्य में चुंगी कर की वसूली करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण स्तर पर शिवाजी के कार्यकाल में पाटिल का कार्य था भू राजस्व की वसूली करना। ग्रामीण स्तर पर भू राजस्व वसूली में पाटिल या पटेल एवं कुलकर्णी की अहम भूमिका थी। ग्रामीण स्तर पर दो अधिकारी होते थे, कौन कौन? पाटिल, जिसे पटेल भी कहा जाता था, एवं कुलकर्णी। पटेल का कार्य भू राजस्व की वसूली करना था। पटेल का कार्य क्या था ग्रामीण स्तर पर? भू राजस्व की वसूली करना, जबकि कुलकर्णी भूमि की माप एवं उसके लेखे जोखे से संबंधित कार्य करता था। भूमि की कार्य माप से संबंधित ग्रामीण स्तर पे अधिकारी कौन था? कुलकर्णी। और भू राजस्व की वसूली कौन करता था ग्राम स्तर पर? पाटिल या पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? ऑप्शन है आपके सामने, जजिया, चौथ, मुकासा, सरदेशमुखी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चौथ। आय का सबसे बड़ा स्रोत था चौथ कर। चौथ पड़ोसी राज्यों से लूटी गई आय के रूप में होता था। यह उस राज्य की आय का 1/4 हिस्सा होता था, जिसके बदले में उस क्षेत्र में आक्रमण एवं लूटपाट न करने का वचन दिया जाता था। ठीक, तो जो चौथ कर लिया जाता था, उस जो शिवाजी है, जो स्वराज से बाहर का जो क्षेत्र था, जो उस समय मुगल काल का जो क्षेत्र था, उससे ज़बरदस्ती लिया जाता था, इसके बदले कि हम आप पे आक्रमण और लूटपाट नहीं करेंगे, बदले में आप हमको क्या दीजिए? चौथ। और चौथ कितना होता था? आय का 1/4 यानी 25%, 1/4 कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेशमुखी वसूल किया जाता था? ऑप्शन है आपके सामने, 1/4, 1/5, 1/10 और 1/12 की दर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सरदेशमुखी। तो 10 वर्ड यूज हुआ है, तो 1/10। ठीक है, सी सरदेशमुखी। यह आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था। शिवाजी के अनुसार देश का वंशानुगत सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा के बदले में उन्हें सरदेशमुख लेने का अधिकार था। जो भूराजस्व कर था, उसके अलावा जो शिवाजी के जो क्षेत्र के लोग जो थे, वो एक्स्ट्रा 10% कर देते थे सरदेशमुखी कर के नाम पे। ठीक है, शिवाजी अपने आप को उस राष्ट्र का प्रधान मुखिया समझता था और उसी के लिए वह सरदेशमुखी कर लेता था, जो कि कितना था? 1/10। और चौथ कितना था? 1/4। चौथ पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था और सरदेशमुखी अपने राज्य से। शिवाजी के शासन काल में मुकासा, जिसे सरजाम भी कहा जाता था, क्या था? शिवाजी के शासन काल में मुकासा था, क्या था? जागीर, ऑप्शन है आपके सामने, जागीर, बी कर, सी ऋण, डी सैन्य अधिकारी। तो मुकासा जो था एक जागीर थी। मुकासा, जिसे सरजाम भी कहा जाता था, मुकासा ये जागीर थी। ऐसा माना जाता है कि प्रमुख मराठा सरदारों को ये दिया जाता रहा, किंतु शेष को नगद वेतन की व्यवस्था थी। मतलब प्रमुख जो मराठा सरदार थे, उनको कुछ क्षेत्र जागीर के रूप में दे दिया जाता था, वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चौथ के बारे में कई इतिहासकार ने उसको परिभाषित किया है, तो उसी के बारे में एक तरफ है इतिहासकार और दूसरे तरफ है कथन। तो मिलाना है कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। राणा डे ने क्या कहा था?
चौथ एक सैन्य कर था, तो ये सही है। सरदेसाई ने इनका क्या कथन था चौथ के बारे में? चौथ विजित क्षेत्रों में वसूल किए जाने वाला कर था। और यदुनाथ सरकार का क्या कथन है? यह मराठा आक्रमण से बचने के एवज में वसूल किया जाता था। ठीक है, पड़ोसी राज्यों से लिया जाता कर चौथ, कितना 1/4। तो ये जो चौथ के बारे में तीनों जो कथन है ये सही है। ठीक है, चौथ तथा सरदेशमुखी मराठा राज्य के कराधान की प्रमुख प्रणाली थी। सर्वाधिक आय का स्रोत क्या था? चौथ ही था। राणा डे के अनुसार चौथ एक सैन्य कर था। ठीक है, सरदेसाई के अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों में वसूल किया जाने वाला कर था, जबकि यदुनाथ सरकार के अनुसार यह मराठा आक्रमण से बचने के एवज में वसूल किया जाता था। चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 के रूप में लिया जाता था, 1/4 था। ठीक है, तो तीनों कथन सही थे। शिवाजी के शासनकाल में किले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितने अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी? एक जो किला होता था, जो कि किला कई किले जीते थे, लगभग 180 किला शिवाजी ने जीता था, तो किले का जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसके लिए कितने अधिकारी नियुक्त किए जाते थे? ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 3, 5। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3, सी ऑप्शन। किले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए समकक्ष स्तर के 3 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जो परस्पर स्वतंत्र होते थे तथा सीधे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। और ये अधिकारी थे, जो 3 अधिकारी थे, उनका क्या नाम था? हवालदार, दूसरा सर-ए-नौबत और तीसरा सबनीस। और जो तीनों अधिकारी थे ना, ये तीनों समकक्ष थे, माने तीनों का पद बराबर था और कोई के ऊपर कोई नहीं था। तीनों के ऊपर डायरेक्ट शिवाजी थे। ये लोग किसको रिपोर्ट करते थे? शिवाजी को। ये इसलिए रखा था कि कोई किसी को, मतलब कोई किसी से गद्दारी ना करे, तीनों को रिपोर्ट करना था शिवाजी के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किले की आंतरिक भाग की देखरेख किसके हाथों में होती थी? जो 3 अधिकारी थे उनमें से किनके हाथों में किले के आंतरिक भाग की देखरेख थी? तो ऑप्शन है आपके सामने हवलदार, सर-ए-नौबत, सबनीस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हवलदार। हवलदार क्या करता था? तो किले के आंतरिक प्रशासन की देखरेख हवलदार का काम था। सर-ए-नौबत ये किले की रक्षा के लिए रखी गई सेना का नेतृत्व करता था एवं उसे निर्देश प्रदान करता था। कौन? सर-ए-नौबत। 3 अधिकारी रहते थे ना, हवलदार, सर-ए-नौबत और सबनीस। तो सबनीस का काम क्या था? किले के अंदर असैनिक शासन की देखभाल करना, यानी पत्र व्यवहार है, ये रसद, खान पान से रिलेटेड, भंडार से रिलेटेड जो भी काम थे, जो सैन्य के अलावा असैनिक सिविलियन जो काम थे, वो सबनीस के हाथ में थे। ठीक है, हवलदार और सर-ए-नौबत पद मराठों को दिया जाता था, जबकि सबनीस का पद ब्राह्मणों को दिया जाता था। हवलदार और सर-ए-नौबत मराठा और सबनीस ब्राह्मणों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी की सेना के प्रमुख भाग जिन्हें पागा कहा जाता था संबंधित था। ठीक है, पागा किससे संबंधित है? पैदल सेना से, नौसेना से, घुड़सवार सेना से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों घुड़सवार सेना से, ऑप्शन सी। पागा यह शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना थी, जिसे अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से दिए जाते थे तथा नियमित रूप से वेतन प्राप्त होता था। शिवाजी की सेना में पैदल सेना को क्या कहते थे? पाइक। पैदल, घुड़सवार, हाथी, बंदूकची और नौसैनिक भी शामिल थे। ठीक है, तो शिवाजी सेना का जो पागा जो कहा जाता था वो घुड़सवार सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के घुड़सवारी सेना के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ सूची 1 में पद का नाम दिया गया है और उसके अंतर्गत नियंत्रण दिया गया है। ठीक है, 1 हवलदार, उसके सामने 25 घुड़सवार को नियंत्रित करता था। 1 जुमलादार 5 हवलदार को नियंत्रित करता था। 1 हजारी 10 जुमलदार को नियंत्रित करता। 1 पंच हजारी 5 1 हजारी को नियंत्रित करता। आपको मिलाना है कि ये पद जो है क्या सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, यानी ए सी। 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। जो शिवाजी का जो घुड़सवार सेना थी ना, वो युद्ध में
उसको सबसे ज़्यादा असरदार यही होती थी। तो 25 घुड़सवार जो होते थे उनके ऊपर एक हवलदार होता था, ठीक है। 25 घुड़सवार के ऊपर एक हवलदार होता था और 5 हवलदार, यानी टोटल 125 घुड़सवार मिल के 5 हवलदार हो गए। 25 हवलदार बराबर 25 घुड़सवार सेना को एक हवलदार नियंत्रित करता था और 5 हवलदार को एक जुमलदार नियंत्रित करता था और 10 जुमलदार के ऊपर एक 10 हजारी पद होता था और 5 एक हजारी मिलकर 1 हजारी होता था और 5 1 हजारी के ऊपर एक पंच हजारी होता था और पंच हजारी के ऊपर सरे नौबत होता था, ठीक है। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था की सफलता घुड़सवार सेना पर निर्भर करती थी। इनकी संख्या 30 से 40 हजार के बीच थी। 25 घुड़सवार सैनिकों के ऊपर एक हवलदार था और 5 हवलदारों के ऊपर एक जुमलदार, 10 जुमलदारों के ऊपर एक हजारी और 5 एक हजारियों के ऊपर एक पंच हजारी होता था। पंच हजारी का वेतन 2000 हून था। हून उस समय मात्रक था पैसा का, ठीक है। सर नौबत घुड़सेना का सबसे बड़ा सेनापति होता था। सबसे छोटा हवलदार, सबसे छोटा तो सैनिक, पागा सैनिक, 25 को के ऊपर एक हवलदार, हवलदार से बड़ा जुमलदार, जुमलदार से बड़ा एक हजारी, एक हजारी से बड़ा पंच हजारी और पंच हजारी के सबसे ऊपर होता था सर नौबत, जिसे सेनापति भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के सैन्य व्यवस्था में सिलहदार कौन था? सिलहदार का जो पद था वो कौन था? सर्वोच्च सेनाधिकारी, अनियमित सैनिक, नियमित सैनिक और मंत्री। तो सिलहदार किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन, इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, अनियमित सैनिक। अब व्याख्या में देखते हैं हम लोग दोस्तों। शिवाजी के घुड़सवार सेना दो प्रकार के थे, एक बरगीर और दूसरा सिलहदार। बरगीरों को सरकार घोड़े, हथियार आदि उपलब्ध कराती थी, जबकि सिलहदार अनियमित सैनिक थे। सिलहदार कौन थे? अनियमित सैनिक थे। ये युद्ध के समय अल्पकाल के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। ये अपने अस्त्र शस्त्रों एवं घोड़ों का प्रयोग करते थे तथा बदले में लूटे गए माल का एक हिस्सा इन्हें प्राप्त होता था। तो सिलहदार कौन थे? अनियमित सैनिक। शिवाजी का जो घुड़सवार सेना था वो दो भागों में था, बरगीर और सिलहदार। सिलहदार को अपना घोड़ा रखते थे, अपना अस्त्र शस्त्र रखते थे और जब जरूरत पड़ती थी तो वो युद्ध में भाग लेते थे और इनको क्या मिलता था? युद्ध में जो लूटा गया धन होता था उनमें इनका कुछ हिस्सा इनको दे दिया जाता था, ठीक। तो जो परमानेंट जो सैनिक, घुड़सवार सैनिक होते थे उन्हें बरगीर कहा जाता था। जो टेम्पोररी यानी अनियमित सैनिक होते थे घुड़सवार सैनिक, उन्हें सिलहदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के पैदल सैनिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ऑप्शन है आपके सेना में पैदल सैनिकों की संख्या 1 लाख से ऊपर थी, सही है। नायक के अधीन 9 सैनिक यानी 9 पाइक होते थे। एक नायक के ऊपर कितना? एक नायक जो होता था वो 9 सैनिकों के ऊपर एक नायक होता था। 5 नायकों के ऊपर एक हवलदार और 2 या 3 हवलदारों के ऊपर एक जुमलदार होता था। 1 हजारी के अधीन 10 जुमलदार होते थे और 7 एक हजारियों के ऊपर एक सप्त हजारी होता था। ये पैदल सैनिक के बारे में। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर डी ही है, यानी उपरोक्त जो भी विकल्प था ये सही है पैदल सेना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने अपने नौसेना का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था? ऑप्शन है आपके सामने कल्याण, भिवंडी, माहुल, कोलाबा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कोलाबा। कोंकण विजय कब? कोंकण विजय कब हुआ था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो 1657 ईस्वी में, ठीक। कोंकण विजय के पश्चात शिवाजी पश्चिमी समुद्र तट पर नौसेना के निर्माण की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने कोंकण प्रदेश के कल्याण और भिवंडी नगरों में अपनी नौसेना का अड्डा स्थापित किया तथा आगे चलकर शिवाजी ने कोलाबा को अपनी नौसेना का मुख्य केंद्र बनाया। कल्याण और भिवंडी में अपना सेना का अड्डा स्थापित किया और आगे चलकर कोलाबा में अपना नौसेना का मुख्य केंद्र स्थापित किया। शिवाजी के पास 200 नावों का बेड़ा था। कितना? 200। कुछ स्रोतों से ज्ञात होता है कि शिवाजी की हस्ती सेना में माने हाथी की सेना 1260 हाथी थे और उनके पास 8 तोपें भी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिवाजी की सैन्य सफलता के प्रमुख कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। सबको ये तो स्पष्ट है कि शिवाजी की सैन्य कुशलता बहुत ही उच्च दर्जे की थी, और उनके कारण क्या थे, उनकी सफलता के कारण क्या था। तो कुछ कथन है और उसके बाद ऑप्शन दिया गया है। पहला कथन है, मराठा सेना अत्यधिक अनुशासित थी, सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था। दूसरा कथन है, जब सैनिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी तब उनके परिवार को कुछ वेतन दिया जाता था, जो कि आज पेंशन के रूप में दिया जाता है। तीसरा कथन है, शिवाजी ने सैन्य नियमों को कठोरता से लागू किया, कोई भी सैनिक युद्ध के मैदान में स्त्री, नर्तकी या नौकरानी को नहीं ले जा सकता था। अगर कोई भी सैनिक ऐसा करता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। कथन 4 है, युद्ध से प्राप्त सभी वस्तुएं शाही खजाने में जाती थी। सैनिकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे किसी भी स्त्री, बच्चे या धार्मिक व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, 1, 3 और 4, या सभी कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी कथन उपरोक्त शिवाजी के सैन्य सफलता के बारे में प्रमुख कारण में उपरोक्त सभी कथन ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी के न्याय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से 5 ऑप्शन दिया गया, उसमें कौन सा गलत कथन को छांटना है। शिवाजी की न्याय व्यवस्था प्राचीन हिंदू कानून पर आधारित थी, तो ये सही है। गांव में पंचायतें न्यायालय की भूमिका निभाती थी। गांवों में फौजदारी के मुकदमे पटेल निपटाया करते थे। पटेल का कार्य एक और था, गांव के राजस्व की वसूली करना कौन करता था? पटेल। ठीक है, कुलकर्णी, पटेल और कुलकर्णी क्या था? भूमि की माप का कार्य था, भूमि की माप का लेखा जोखा रखता था कुलकर्णी, और पटेल क्या था? तो लगान वसूली करता था ग्राम में। तो ये फौजदारी के मुकदमे भी पटेल देखता था ग्राम स्तर पर। ठीक है, दीवानी और फौजदारी की अपीलें न्यायाधीश सुनता था। शिवाजी स्वयं भी न्याय किया करते थे कभी कभी। अंतिम न्यायालय को हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। तो उपरोक्त सभी विकल्प सही है, तो इसका उत्तर होगा ई, उपरोक्त जो सभी विकल्प जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? स्वराष्ट्र, स्वराज्य, देश, मुक्ति। तो शुरू में हम लोगों ने ही पढ़ा था, शिवाजी के क्षेत्र को स्वराज्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु रामदास किस संप्रदाय के अनुयायी थे? ऑप्शन है आपके सामने, धरकड़ी संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुरु रामदास धरकड़ी संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों व उनके देश का वर्णन किस अरब भूगोलविद के वृत्तांतों में पाया गया है? अरब यात्री किन अरब के कौन से भूगोलविद हैं जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में मराठों का वर्णन किया, मराठों और उनके देश का वर्णन किया है? तो कौन है वे अरबवासी? अलबरूनी, इब्न बतूता, ए और बी दोनों, यानी अलबरूनी और इब्न बतूता दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इब्न बतूता मोरक्को का था, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अलबरूनी और इब्न बतूता। इन्होंने, ये दोनों ही भूगोलविद थे, और दोनों ही ने अपने यात्रा वृत्तांत में जो पुस्तक लिखी है उनमें मराठों और उनके देश का, मराठों के देश का वर्णन किया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय ये भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय कौन विदेशी उनके दरबार में उपस्थित था? ऑप्शन है आपके सामने, रॉल्फ फिंच, जॉर्ज ऑक्सनडेन, अल मसूदी, अलबरूनी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जॉर्ज ऑक्सडेन। ये पटना का ये एक अंग्रेज था जो कि पटना की जो फैक्ट्री थी वहाँ का अधिकारी भी रह चुका था। कौन? जॉर्ज ऑक्सडेन। ये शिवाजी के कार्यकाल में ही भारत में था, और शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके दरबार में था जॉर्ज ऑक्सडेन। कहाँ का था? अंग्रेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जादूनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया है? किसने? जादूनाथ सरकार ने द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में किसको कहकर संबोधित किया है? शिवाजी को, संभाजी को, बालाजी विश्वनाथ को,
बाजीराव प्रथम को। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शिवाजी के बारे में जादूनाथ सरकार ने यह कथन किया है। द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस, जादूनाथ सरकार ने कहा शिवाजी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अंगरक्षक को क्या कहते थे? तो पाइक, नायक, मवाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, मवाली। शिवाजी के अंगरक्षक को मवाली कहते थे। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो ये शिवाजी की सैन्य व्यवस्था से जितने भी सारे प्रश्न बन सकते थे उनको हम लोगों ने अभ्यास कर लिया है, और जो भी डाउट्स है उसको व्याख्या के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। व्याख्या के माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारे व्याख्या को आप लोग अच्छे तरह से सुनते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर व्याख्या में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो शिवाजी के प्रशासन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे बन सकते थे उस सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवा के अधीन मराठा, इस अगले क्लास में हम लोग इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि आंग्ल मराठा युद्ध को भी ख़त्म कर दिया जाए और मराठा को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो अगला क्लास में ज़रूर देखिएगा। और तत्काल के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।